हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 27 तारीख से हमने मैराथन की बात कही थी, तो आज से हम मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पहली मैराथन है वो हम लेकर के आए हैं यूनिट 5 की, क्योंकि यूनिट 5 की अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आई थी। इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले यूनिट 5 को ही मैराथन के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आप सभी सारे टॉपिक्स को एक बार देख सकें। इस मैराथन को अगर आप एक दो बार देख लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे वो भी इसी मैराथन से ही देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी महामैराथन को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। साथ ही साथ अब हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी PDFs वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैराथन के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 5 जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की है, उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए हम फटाफट पहले सिलेबस देख लेते हैं कि इस यूनिट का सिलेबस क्या है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है ए पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हमें पर्सपेक्टिव को देखना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। पहला पॉइंट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस क्या है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच क्या होती है। यहाँ पर हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, एजुकेशन की फील्ड में उसका क्या यूज़ है, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर किस तरीके से काम करता है हम उसे समझने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट 2 है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। यानी एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, यानी टीचिंग के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में और बिहेवियरल के रूप में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उसे यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम मीनिंग, कॉन्सेप्ट, बेसिक असम्पशंस और टाइप ऑफ मोड्स को भी समझेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और इस बुलेट का जो लास्ट पॉइंट है वो है ई लर्निंग। ई लर्निंग के बारे में हम समझेंगे, इसका मीनिंग कैसा है, नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोड एंड स्टाइल ऑफ ई लर्निंग को भी समझेंगे। सपोर्ट लर्निंग क्या होती है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, हम उसे भी देखेंगे। ठीक है, ये जो मैराथन है, इस मैराथन के 2 पार्ट आने वाले हैं। पहले पार्ट में हम पार्ट ए को कवर करेंगे और दूसरी मैराथन में हम पार्ट बी को कवर करेंगे, ताकि क्या होगा, ज़्यादा आपको बर्डन भी देखने को नहीं मिलेगा, आप आसानी से दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, टीचिंग एंड इट्स मॉडल को हम उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड फेजेस ऑफ टीचिंग को पढ़ने वाले हैं उसमें। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स एंड मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, ये भी हम उसमें पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कि जेरोम ब्रूनर का है, उसे पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उसे पढ़ेंगे। इसमें लीनियर, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स मेथड कौन से होते हैं उनको हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। साथ में इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम होती क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट, एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये था पूरी 5th यूनिट का सिलेबस। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के साथ में। सबसे पहला पॉइंट है तकनीकी का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। तकनीकी शब्द अंग्रेजी भाषा के टेक्नोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। तकनीकी जो शब्द है वो कहाँ से निकल करके आया है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है टेक्नोलॉजी, उसी का ही रूपांतरित रूप है कौन, तकनीकी। तकनीकी से तात्पर्य किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी कार्य हेतु अथवा उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उपयोग में लाई गई प्रविधियों, कौशलों, विधियों और प्रक्रियाओं के योग से है। यानी तकनीकी से क्या तात्पर्य लिया जाता है कि किसी वस्तु का निर्माण हो, किसी कार्य हेतु या किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिन कौशलों का प्रयोग करते हैं, जिन विधियों का प्रयोग करते हैं और जिन प्रोसेसेस का प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। So technology is the sum total of any techniques, skill, method and processes used in the production of goals or services or accomplishment of objects। ठीक है, तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम जिन टेक्निक्स का, स्किल्स का, मेथड्स का, प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, अपनी सर्विसेज को फुलफ़िल करने के लिए, वही क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को क्या करती है, आसान करती है। ठीक है,
अगला पॉइंट हमारा, जब हम विज्ञान के उपकरणों यानी कि टूल्स का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में करते हैं तब उसे तकनीकी की संज्ञा देते हैं। यानी जो भी विज्ञान के टूल्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी किसकी देन है, तो ये विज्ञान की देन है। ठीक है, तो जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, तकनीकी कहलाती है। ठीक है, जबकि तकनीकी केवल विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग मात्र नहीं है। ठीक है, सिर्फ अगर आप विज्ञान के जो उपकरण हैं यानी कि जो साइंस के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, अगर आप केवल उनके उपयोग को टेक्नोलॉजी मानते हैं तो ऐसा नहीं है। विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में अगर आप कर रहे हैं तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक पक्ष है, ना कि पूरी टेक्नोलॉजी है। जब हम किसी क्षेत्र में सुनिर्धारित उद्देश्यों यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के लिए विज्ञान के उपकरणों के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तब उसे तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। यानी साइंस के उपकरणों के साथ साथ हम किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज का, विधियां यानी कि डिफरेंट मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, युक्तियां लगा रहे हैं। ठीक है, साथ में सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाती है, तकनीकी कहलाती है। ठीक है, यानी तकनीकी क्या है, सम टोटल है बहुत सारी चीज़ों का। यानी विज्ञान के द्वारा जो हमें उपकरण दिए गए, उसके अलावा जो ज्ञान है, जो मेथड्स हैं, उन सभी का सम टोटल क्या कहलाता है, तकनीकी कहलाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द टेक्निको से बना है, जिसका अर्थ कला होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो किस शब्द से बना है, तो ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ है कला। ठीक है, टेक्नोलॉजी टेक्नो शब्द से बना है जो कि एक ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, कला। तो किस शब्द का अर्थ कला होता है, टेक्निको शब्द का अर्थ होता है कला, और टेक्निको शब्द कैसा है, तो ये एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब सन 1950 में बीएफ स्किनर द्वारा अभिक्रमित अधिगम तकनीकी यानी कि प्रोग्राम लर्निंग टेक्निक का विकास किया गया। आप सभी को मैंने जब बीएफ स्किनर की थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि प्रोग्राम लर्निंग किसने दिया है, तो वो दिया है बीएफ स्किनर ने। ठीक है, और प्रोग्राम लर्निंग टेक्निक जब आती है उसके बाद इस पूरी टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक क्रांति आ जाती है। किस फील्ड में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फील्ड में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि प्रोग्राम लर्निंग का प्रयोग किया जाने लगा बच्चे को पढ़ाने में, समझाने में। ठीक है, तो 1950 के बाद क्या हुआ कि एकदम से इस तकनीक में विकास देखा गया। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सन 1967 में इंग्लैंड में ब्रायनमर जोन्स ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 1967 में इंग्लैंड में ब्रायनमर जोन्स ने किया था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो थे ब्रायनमर जोन्स। कब किया था, तो 1967 में। ठीक है, इसके बाद तो शैक्षणिक तकनीक के विकास की गति पकड़ ली। क्या हुआ, जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द आ गया तो ये डिफाइन कर दिया गया कि एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन के फील्ड में लगातार होता चला गया, और आज हम देखते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो फिर शैक्षणिक तकनीक ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इस प्रकार प्रभावित किया कि आज यह शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आज टेक्नोलॉजी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रोग्राम लर्निंग किसने दी है, तो बीएफ स्किनर ने दी थी, और उनकी प्रोग्राम लर्निंग के बाद ही एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके साथ ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो ब्रायनमर जोन्स ने दिया है। कब दिया है, तो 1967 में दिया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीक की प्रवृत्ति। ठीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नेचर कैसा है, तो हम इसे भी फटाफट देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा, यह तीव्र गति से विकसित होने वाला शिक्षा का वह क्षेत्र है जो निकट भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली चुनौतियों का सामना करने में समर्थ है। तकनीकी के क्षेत्र में नित नवीन हो रहे परिवर्तनों का उपयोग करने के कारण शैक्षिक तकनीकी में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। इसी कारण इसे निरंतर विकासशील विषय माना जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में होने वाला टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन ही क्या कहलाता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं तकनीकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक,
ठीक है। तो साइंस और टेक के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया बनता है ना, हर दिन कुछ नई खोज होती है। तो उन सभी चीज़ों का प्रयोग भी क्या हो रहा है, लगातार शिक्षा में भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे उन सारी चीज़ों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा तो ये क्षेत्र भी क्या होगा, लगातार विकासशील बना रहेगा। तो ये विषय कैसा हो गया, एक विकासशील विषय हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, विज्ञान शैक्षिक तकनीकी के विकास का आधार है। ठीक है। और शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मेन जो बेस है वो क्या है, विज्ञान है। क्योंकि अगर विज्ञान नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो एजुकेशन के फील्ड में उसको एप्लीकेशन कैसे दिखेगा। ठीक है। तो विज्ञान जो है वो शैक्षिक तकनीक के विकास का आधार है। ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर शैक्षिक तकनीकी का विकास निर्धारित होता है। ठीक है। यानी कि जो विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं, अगर वो परिवर्तन इस तरीके के हैं कि उनको एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है, तो हम देखते हैं कि जो शैक्षणिक तकनीक है उसमें भी बदलाव होने लगता है। ठीक है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक नवाचार तथा अन्वेषणों का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीक में जो शिक्षा की समस्याएं हैं, है ना, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, जैसे कोरोना काल आया तो कोरोना काल में पढ़ाने की समस्या हुई तो हमने क्या किया, ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो समस्या आई उस समस्या को दूर करने की क्षमता किसमें है, विज्ञान में। और विज्ञान जो है उसका ही इस्तेमाल एजुकेशन में जब किया जाता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक नवाचार और अन्वेषणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की खोजों के कारण ही संभव हुआ है। यानी कि जब हम देखते हैं शिक्षण अधिगम में हम क्या प्रयोग करते हैं, हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हम बच्चे को या किसी को पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम स्क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। साथ में हम कैमरे का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसका प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीज़ें विज्ञान और अभियांत्रिकी का प्रोडक्ट है, यानी साइंस और इंजीनियरिंग का ही ये सारी खोजें हैं। और इसी वजह से ये संभव हो पाया है कि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती है। ठीक है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि दृश्य श्रव्य साधन शैक्षिक तकनीकी का एक पक्ष मात्र है। ठीक है। तो ये जो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं ये शैक्षिक तकनीकी का एक पक्ष है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सा टूल है, ठीक है, कौन सा उसका पार्ट है। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंधन, सामाजिक मनोविज्ञान आदि के अनुसंधानों का उपयोग भी शिक्षा के क्षेत्र में करती है। अब क्या हुआ, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, जो मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, प्रबंधन है, सामाजिक मनोविज्ञान है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग क्या करती है, किस में करती है, शिक्षा के क्षेत्र में करती है। किस तरीके से करती है, यानी जैसे हम देखते हैं कि बच्चे को पढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने देखा कि कंप्यूटर की ज़रूरत है। ठीक है। अब कंप्यूटर की तो ज़रूरत है, लेकिन उसकी मनोदशा कैसी है उसके हिसाब से हमें उसे कंप्यूटर देना है। ठीक है। कि कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर देना है, कौन सी चीज़ें देनी है, साथ ही साथ समाज में क्या चीज़ें सही हैं वो हमें उसे देनी है। मैनेजमेंट करवाना है उसका कि कितनी देर वो चलाएगा, कितनी देर चीज़ों को समझेगा। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए प्रबंधन ज़रूरी है। यानी कि शैक्षिक तकनीक में हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे शैक्षिक तकनीक में मानवीय मूल्यों का समावेश संभव होता है। ठीक है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, ना तो आपकी संवेदनाएं समझती है, ना आपकी भावनाएं समझती है, लेकिन जो हम चीज़ें देख रहे हैं जैसे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंधन, सामाजिक मनोविज्ञान, इसकी वजह से मानवीय मूल्यों का समावेश संभव हो पाता है। ठीक है। तथा शैक्षिक तकनीक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाए रखने में सहायता मिलती है। ठीक। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया किस चीज़ में लग जाती है कि विद्यार्थी केंद्रित बनाए रखा जाए चीज़ों को, ताकि विद्यार्थी अपने सुविधा के हिसाब से चीज़ों को सीख सके। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल देने के कारण हैं शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत व्यक्तिगत अनुदेश विधियाँ, यानी पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, यानी व्यक्तिगत रूप से ये चीज़ों को ध्यान देती है कि किसी बच्चे की लर्निंग आगे चल रही है तो उसको आगे जा कर के सपोर्ट करती है, और अगर किसी बच्चे की लर्निंग पीछे चल रही है तो उसको पीछे जा कर के सपोर्ट करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब में हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर पहली बार आया है
तो वो क्या करेगा, पहली वीडियो से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा पहले दिन से जुड़ा हुआ है तो आज मैं अगर 28, 30, 24 वीडियो जो भी डाल रहा हूँ वो उस नंबर से देख लेगा। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम क्या देख पा रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति पहले दिन आया है तो वो पहले दिन से सारी चीज़ों को देख पा रहा है, और जो बाद में आया वो भी पहले दिन की चीज़ों को देख पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल क्लासरूम की बात करें तो क्लास में जो आज करा दिया गया वो अगले दिन होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी हमको क्या करती है, सुविधाएं प्रोवाइड करती है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा शिक्षा की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होने के कारण शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार को विशेष महत्व दिया जाता है। क्या होता है कि शिक्षा की समस्याएं जो हैं उनका समाधान किस पर है, शैक्षणिक तकनीकों पर है। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे कोरोना आया तो पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, ठीक है, तो हमने क्या किया, तकनीकी के माध्यम से हमने क्या किया, शिक्षा की समस्या का समाधान ढूंढ लिया। इसीलिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो सुधार के लिए किसकी ओर देखती है, तो वो शैक्षिक तकनीकों की ओर देखती है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैक्षिक तकनीक द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग शैक्षणिक हितों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यानी जो भी हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसमें जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है, यानी कि जो भी हमारी साइंटिफिक नॉलेज है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है, हमारे पढ़ाने के क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे कि दक्षता तथा कुशलता के साथ शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। जिससे क्या होता है कि मनुष्यों में जो भी दक्षताएं और कुशलताओं की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ जो शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं उनकी भी प्राप्ति एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से की जा सकती है, ठीक है। मान लीजिए जब कोरोना आया था तो हमारा सिलेबस छूट गया था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई, हमने जूम क्लासेस, जूम मीट, इन सब चीज़ों को डिस्कवर कर लिया, तो क्या हुआ कि जो भी हमारा सिलेबस छूटा था हमने उसके माध्यम से उसे कंप्लीट कर लिया। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारे शैक्षणिक उद्देश्यों को भी प्राप्ति करवाती है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण को सुविधाजनक बनाया जाता है। जैसे क्या होता है, आप देखते होंगे क्लास में कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल पाते, लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि YouTube पे चाहे बच्चा बोलता हो या ना बोलता हो, लेकिन YouTube पे सारे बच्चे बोलने लगते हैं। कैसे? क्योंकि YouTube ने वो सुविधा दी है कि बच्चे को बिना देखे ही सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे को बिना देखे ही सभी लोग सुन सकते हैं, वो अपनी बात कह सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो टेक्नोलॉजी है वो संप्रेषण को यानी कम्युनिकेशन को क्या कर देती है, ईजी बना देती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। हो सकता है अगर मैं ऑनलाइन क्लास की जगह पर ऑफलाइन क्लास ले रहा होता तो शायद बहुत सारे बच्चे अपनी समस्याओं को मेरे सामने नहीं रख पाते, लेकिन इस वजह से कि क्लास ऑनलाइन चल रही है, सारे बच्चे अपनी समस्याओं को कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई टेलीग्राम के माध्यम से, कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी समस्याओं को मुझ तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जो हमारी तकनीकी है यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए क्या काम कर रही है, कम्युनिकेशन बैरियर्स को दूर कर रही है, ठीक है। यानी हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर रही है, आसान कर रही है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है, ठीक है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किस चीज़ पर बल देती है कि शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष क्या है। इसके द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थियों दोनों ही कार्यपरक अनुभव प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो दोनों ही क्या करते हैं, एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, वो भी कैसा, व्यवहारिक वाला, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो शैक्षणिक तकनीकियाँ होती हैं यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है, साथ ही साथ में जो भी उसके लिए आवश्यक होता है वो कार्य भी करती है। यानी उन परिस्थितियों का भी निर्माण करती है शैक्षणिक तकनीकी, जिससे क्या हो सके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और प्रभावी भी हो सके, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैक्षणिक तकनीकी अपने विभिन्न उपागमों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा प्रणाली उपागम के उपयोगों द्वारा कक्षा कक्ष के प्रबंधन का प्रभावी तथा दक्ष बनाती है, ठीक है। शैक्षणिक तकनीकी क्या करती है, अपने विभिन्न उपागम जो उसके अलग अलग पार्ट हैं जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा प्रणाली उपागम, इन सभी का प्रयोग करती है और इसके द्वारा कक्षा के मैनेजमेंट को प्रभावी बना देती है और साथ ही साथ उसको दक्ष भी बना देती है, जिससे हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप बस ध्यान से इस पूरी वीडियो को सुन लेंगे एक बार या दो बार तो आपको वो सारे पॉइंट कंठस्थ हो जाएंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन भी आएगा उसे आप आसानी से कर पाएंगे।
ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा शैक्षिक तकनीकी एक व्यापक संप्रत्यय है। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, विद्यार्थियों की योग्यताओं का विश्लेषण, विषय वस्तु का चयन तथा संगठन, उपयुक्त शिक्षण विधियां, प्रविधियां, व्यूह रचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, कक्षा का प्रबंध तथा मूल्यांकन का विस्तृत रूप समाहित है। जब हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं कि इसमें शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थी जो है वो किस तरीके के मार्क्स ला रहा है उसकी योग्यताओं का विश्लेषण भी किया जाता है। विषय वस्तु हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है उसका भी चयन किया जाता है। शिक्षण विधियाँ, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना है उसका ध्यान रखा जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी यूज़ होनी है, ठीक है। साथ में ही क्लास का मैनेजमेंट किस तरीके से होना है वो भी हम इसमें ध्यान रखते हैं। और एट लास्ट हम मूल्यांकन भी करते हैं कि जो चीज़ हो रही है यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्लास ली जा रही है क्या वो सुचारू रूप से चल रही है, और अगर सुचारू रूप से चल रही है तो उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का मूल्यांकन किया जा रहा है इसमें। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी के विकास से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक आधुनिक संप्रत्ययों जैसे कि ब्लेंडेड लर्निंग, ई लर्निंग, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग आदि को जन्म दिया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को लॉन्च किया है या मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है, जैसे कि पहला है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग। अभी हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लेंडेड लर्निंग होती क्या है। तो इसने ब्लेंडेड लर्निंग को जन्म दिया, ई लर्निंग को जन्म दिया, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस इन दोनों लर्निंग को जन्म दिया। ठीक है, यानी शिक्षा तकनीकी ने एजुकेशन की फील्ड को बहुत ही क्या बना दिया है, आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी जहाँ तक पहुँच रही है शिक्षा वहाँ तक आसान होती चली जा रही है। शिक्षा जो है वो दूर दूर तक प्रसारित हो रही है, किस वजह से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता की। ठीक है, यानी कि नीड, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और यूटिलिटी क्या है। अभी हमने इतने सारे पॉइंट पढ़े, उन सभी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए ज़रूरी होती जा रही है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि किस तरीके से ज़रूरी है और क्या क्या ज़रूरत उसकी हमें पड़ती है। ठीक, पहला पॉइंट है आज का युग तकनीकी का युग है। जैसा कि आप सबको पता है साइंस एंड टेक का एरा है ये। ज्ञान के किसी भी क्षेत्र की कल्पना बिना तकनीकी के अब संभव नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि सर पढ़ना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में पीडीएफ आती है कि सर पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, है ना। तो ये सब क्या है, ये बिना तकनीकी के संभव नहीं है। ठीक, शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग ने शिक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है। जैसे जैसे एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का प्रवेश बढ़ता जा रहा है शिक्षा प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी, इफेक्टिव और साथ में ईजी भी होती जा रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, आज के समय में एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विषय के साथ साथ शैक्षणिक तकनीकी का भी ज्ञान रखता हो, जिससे कि वह अधिक प्रभावी, दक्ष एवं कुशल अध्यापक बन सके। आज के समय में जो शिक्षा है वो कैसी होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, साथ ही साथ उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अपेक्षा की जाती है कि जो भी टीचर है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी थोड़ा बहुत जानकार हो। अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में टीचर अच्छा होगा तो वो नए नए मेथड्स निकालेगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, साथ ही साथ आपने देखा होगा आज के समय में कंप्यूटर एक बेसिक नीड के तौर पर देखी जा रही है। किसी भी ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता हो। ठीक है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, साथ ही साथ MS वर्ड पर काम करना, तो ये सारी चीज़ें भी आती हों। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की जो क्षमताएँ हैं वो निखर करके बाहर आती हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरोना वैश्विक महामारी के बाद से तो शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान को अपरिहार्य माना जाने लगा है। जैसा अभी कोरोना महामारी आई थी उसके बाद हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही कंपलसरी हो गई है या बिल्कुल हमारी ज़रूरत हो गई है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में जानकारी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आधुनिक समय में तकनीकी के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्वीकार किया गया है तथा तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के निर्माण की भी बात कही गई है। जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें भी क्या बोला गया है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए।
हर जगह पर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने सबसे पहले बात करी थी डिजिटल इंडिया की, है ना। डिजिटल इंडिया किस लिए बनाया जा रहा है? इसीलिए ताकि हम सभी टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हो सके, ठीक है। और जो लोग टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं होते उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना इस समय पर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, तो वो फोकस करती है तकनीकी को बढ़ावा देने पर। साथ ही साथ उसने राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच भी प्रोवाइड किया है ताकि क्या हो सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से लोगों को सिखाया जा सके। तो वो कौन सा फोरम है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है। इसका निर्माण किया जाएगा और इसका निर्माण किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम देखते हैं शैक्षणिक तकनीकी महत्व एवं उपयोगिता यानी सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इसकी यूटिलिटी है, हम उन दोनों चीज़ों को समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा संचय, वृद्धि एवं ज्ञान के प्रसार में सहायता, असिस्टेंस इन द एक्यूमुलेशन, ग्रोथ एंड डिसेमिनेशन नॉलेज, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी हमारी नॉलेज है उसके प्रसार में, उसके वृद्धि में और उसके संचय में किसका काम होता है? उसके संचय में हम किसका उपयोग करते हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं? विज्ञान की वृद्धि में, ज्ञान के संचय में और ज्ञान के प्रसार में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, उसमें क्या किया जा रहा है? ज्ञान का संचय किया जा रहा है, ठीक है। ज्ञान की वृद्धि से मतलब है कि जो भी बच्चा है उसको हम किस तरीके से सिखा रहे हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सिखा रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञान का प्रसार, जैसे कि आपने देखा होगा प्रसार भारती, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल चैनल हैं जिसके माध्यम से ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह फैलाया जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला? पहला, ज्ञान के संचय में, ज्ञान की वृद्धि में और ज्ञान के प्रसार में, इसमें ये सहायता कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विद्यालयी प्रबंधन एवं प्रशासन में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट इन द स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्कूल के मैनेजमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना बहुत ही आसान हो गया है। जैसे कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है, उसके लिए हमने क्या किया? बायोमेट्रिक्स लगवा दिया, ठीक है। अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स लग गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इससे क्या होगा? इम्प्रूवमेंट आता है स्कूल के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करना, स्ट्रीमलाइनिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग करना क्लासरूम में उतना आसान नहीं हो पाता, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको क्या कर दिया, उन सारे टॉपिक्स को जिन्हें पढ़ाना आसान नहीं होता है, हमने उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना आसान बना लिया है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन करती है किसको? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता, हेल्पिंग इन अचीविंग द गोल ऑफ एजुकेशन टू ऑल। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान जो था उसका भी गोल क्या था कि सभी को शिक्षा मिले। वैसे ही टेक्नोलॉजी उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता कर रही है, यानी कि हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ एजुकेशन टू ऑल, सभी को शिक्षा प्राप्त हो। और जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, शिक्षा के प्रसार को बहुत तेज़ी से गति दे रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में सभी के पास क्या हो गया है, मोबाइल हो गया है, वो भी कौन सा, एंड्रॉयड वाला। तो एंड्रॉयड मोबाइल की वजह से जो भी चीज़ें मैसेज के द्वारा फॉरवर्ड की जाती हैं वो एक क्षेत्र की चीज़ें दूसरे क्षेत्र में पहुँच जाती हैं, किस तरीके से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो उसी तरीके से शिक्षा का प्रसार भी एक जगह से दूसरी जगह पर किया जा रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप क्लास में गए तो आपने पढ़ाई करी, नहीं गए तो पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन आज के समय में दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी, उससे पढ़ने वाले बच्चे कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, कानपुर से हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र के हैं। तो शिक्षा का ये क्या है, प्रसार है, किसके माध्यम से है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाना, मेकिंग टीचर ट्रेनिंग इफेक्टिव। साथ ही साथ क्या होता है, टीचर ट्रेनिंग को क्या कर देता है और इफेक्टिव बना देता है, जिससे क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बहुत ही सुचारू रूप से क्लासेस में पढ़ाते हैं और अच्छे ढंग से टीचिंग और लर्निंग होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीक के प्रकार की, टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कितने टाइप हैं उसे हम देखने वाले हैं। लुम्सडेन द्वारा शैक्षिक तकनीकी के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। लुम्सडेन ने क्या बताया है कि शैक्षिक तकनीकी के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला होता है कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच। दूसरा पॉइंट है हमारा कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच। इसके बारे में भी हमने देखा था कि कई उपागम होते हैं, जिसमें से कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और तीसरी आती है सिस्टम अप्रोच आ जाती है, ठीक है। तो इन तीनों को ही अब हम पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि लोन्सडेन के द्वारा शैक्षिक तकनीक यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच बताई गई है, दूसरा है कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच बताई गई है, और तीसरा है प्रणाली उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच बताई गई है। ठीक है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच की। हार्डवेयर अप्रोच क्या है? पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जब हम शैक्षिक तकनीकी के इस प्रकार को अपनाते हैं तब उसे ही हार्डवेयर उपागम की संज्ञा दी जाती है। यानी कि शैक्षणिक तकनीक में जब हम हार्डवेयर का यूज़ स्टार्ट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, आज के समय में इस तकनीकी का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। यदि कोई शिक्षक एक साथ अधिक संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता है तब वह अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए माइक का उपयोग करता है जिससे सभी विद्यार्थी उसे सुन सकें। इसके साथ ही वह कैमरे का प्रयोग कर पीछे बैठे बच्चों को श्याम पट्ट की स्पष्ट रिकॉर्डिंग एक विशाल टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाता है। तब वह शैक्षणिक तकनीकी के हार्डवेयर उपागम को ही अपना रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हार्डवेयर क्या हो गया? जब हम शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। यानी कि जब हार्डवेयर के माध्यम से हमारी एजुकेशन क्या हो जाए, सुचारू रूप से चलने लगे, तो उसे हम कहते हैं हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि हार्डवेयर अप्रोच से मतलब उन सभी चीज़ों से है जिसका प्रयोग हम हार्डवेयर के रूप में करते हैं अपनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री। अब ये जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है ये हार्डवेयर का ही हिस्सा होती है। इसीलिए इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है? चार्ट का प्रयोग किया जाता है, मॉडल का प्रयोग किया जाता है, फिल्म स्ट्रिप का प्रयोग होता है, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग होता है, वीडियो प्लेयर होता है, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग इसके अंतर्गत आता है। यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है वही क्या होती है? हार्डवेयर का हिस्सा होती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन उपकरणों के प्रयोग से कोई अध्यापक कम खर्च तथा कम समय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा सकता है और शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होती। क्या हो रहा है कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उपकरणों के प्रयोग से अपने खर्च को कम कर रहा हूँ और साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थियों तक अपनी बात को पहुँचा पा रहा हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ आप और देख रहे होंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर मैं एक फिज़िकल क्लासरूम को डेवलप करूंगा तो उसको मेंटेन करने के लिए मुझे पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है? एक लैपटॉप, एक मोबाइल और कुछ चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा खर्च भी कम हो जा रहा है और मैं अधिक विद्यार्थियों तक अपनी पहुँच बना पा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं फिज़िकल क्लास डेवलप भी कर लेता तो क्या होता कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बच्चे मुझ तक पढ़ने आ पाते, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो रहा है, पूरे कानपुर के बच्चे ही मुझसे एमएड एंट्रेंस की क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन की फील्ड को क्या कर रही है, दिन पर दिन पॉलिश करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज ऑनलाइन शिक्षण के दौर में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविज़न जैसे उपकरणों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना संभव हो गया है। ठीक है, आजकल क्या है, ऑनलाइन शिक्षण का दौर है, उसमें हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविज़न जैसे उपकरणों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं माध्यमों से हम क्या कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस उपागम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। किस उपागम की? हम हार्डवेयर अप्रोच को पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हार्डवेयर अप्रोच की मुख्य विशेषताएं। इस तकनीकी का मुख्य संबंध ज्ञान का संचय, ज्ञान की वृद्धि एवं ज्ञान के प्रसार से है। अगला पॉइंट है, शिक्षा में इस तकनीकी के उपयोग द्वारा जन अनुदेशन यानी कि मास इंस्ट्रक्शन में सहायता मिलती है। बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ाने में सहायता मिलती है, किसकी वजह से? हार्डवेयर की वजह से। अगर हार्डवेयर नहीं होंगे तो हम किस तरीके से माइक का प्रयोग कर पाएंगे? अगर माइक ही नहीं होगा तो हम कैसे अपनी आवाज़ को बहुत सारे लोगों तक पहुँचा पाएंगे? ठीक है, तो मास इंस्ट्रक्शन के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में यह तकनीक प्रमुख भूमिका निभाती है। जो डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन में भी ये जो पूरा हार्डवेयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई क्लास चल रही है और आप उसे देखना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। यानी कि हार्डवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस तकनीकी के उपयोग ने ही कक्षा शिक्षण की पारंपरिक पद्धति का विकल्प प्रस्तुत किया है और आज ऑनलाइन शिक्षण द्वारा शिक्षा अब प्रत्येक विद्यार्थी के घर तक
पहुंच रही है। यानी आप क्या देखते हैं कि इस तकनीकी के उपयोग से ही क्या हो रहा है, शिक्षण की जो पारंपरिक विधि थी, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि आप क्लास में जाएंगे, एक टीचर आएगा, वो आपको पढ़ाएगा, ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल मॉडल था। लेकिन आज के समय में क्या हो चुका है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा जो है हर घर तक पहुंच गई है। यानी शिक्षक अपने आप घर घर जाके पढ़ा रहा है, वो भी क्या हो गया, बिना किसी शुल्क के। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, पारंपरिक पद्धति का विकल्प प्रस्तुत किया है, और आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये और ही एडवांस होता चला जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य भौतिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंस को कम करना इसी उपागम के प्रयोग द्वारा संभव हुआ है। यानी कि शिक्षक की और स्टूडेंट यानी स्टूडेंट और टीचर की जो डिस्टेंस है उसको भी कम किया जा सका है, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आपको ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो भौतिक दूरी है उसको कम किया जा सका है। ठीक है, दूर दराज के विद्यार्थी घर बैठे योग्य शिक्षकों के अध्यापन से लाभ उठा पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ अपने घर पर, ठीक है, लेकिन जैसे मेरा घर है साउथ कानपुर में, ठीक है, तो नॉर्थ कानपुर के, ईस्ट कानपुर के और वेस्ट कानपुर के जो भी बच्चे हैं वो भी मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं। किस वजह से, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी हमारे काम को क्या कर रही है, आसान कर रही है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में ये अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर रही है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी जो है शिक्षा के क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित करती है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग भी इसी क्षेत्र में हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जन अनुदेशन, यानी कि मास इंस्ट्रक्शन के साथ साथ इस उपागम के प्रयोग से व्यक्तिगत अनुदेशन यानी कि पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस में भी सहायता मिलती है। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकें, ऐसी सुविधा भी कई मशीनें उपकरण जैसे कंप्यूटर तथा मोबाइल के उपयोग द्वारा प्राप्त हो जाती है। क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई चीज़ बतानी है तो आपने क्या किया, टेलीविज़न में उसका प्रसारण कर दिया, सभी ने एक साथ देख लिया, ठीक है। लेकिन आपको अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पर्सनली बतानी है तो आप क्या करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे पर्सनली और उससे बात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी। लेकिन यही चीज़ जब हम एजुकेशन के फील्ड में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग एक साथ देखते हैं, लेकिन जब आप अपना कोई कोर्स बना देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिमिटेड लोग ही आपको देख पाते हैं। और क्या होता है, साथ ही साथ आप टेस्ट बनाते हैं तो हर उस टेस्ट को पर्सनल तरीके से हर व्यक्ति देता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि जन अनुदेशन और व्यक्तिगत अनुदेशन दोनों ही इसमें आसान हो जाते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे हार्डवेयर अप्रोच की, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच की। पहला पॉइंट है हमारा, हार्डवेयर के उपकरणों के साथ साथ शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन के लिए शैक्षिक तकनीकी का जिस प्रकार का उपयोग किया जाता है उसे ही कोमल शिल्प उपागम अर्थात सॉफ्टवेयर की संज्ञा दी जाती है। यानी क्या हो रहा है, हार्डवेयर तो आप उस चीज़ से है जिससे आप आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है, या तो इनपुट उसमें डाल सकते हैं या आउटपुट उससे ले सकते हैं। लेकिन वो किस तरीके से कार्य करना चाहिए वो कौन बताएगा, तो वो बताते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। कोई चीज़ किस तरीके से प्रस्तुत की जाएगी इसका निर्धारण कौन करता है, वो करता है हमारा सॉफ्टवेयर। जैसे कि मुझे आपको पढ़ाना था, ठीक है, पढ़ाने के लिए मुझे ज़रूरत थी मोबाइल की, लैपटॉप की, पेन की, इन सब चीज़ों की। लेकिन आपको पढ़ने की किस चीज़ की ज़रूरत थी, आपको मोबाइल की ज़रूरत थी, साथ ही साथ आपको हैंड फ्री, है ना, इन सब की ज़रूरत थी। लेकिन अगर ये पीपीटी नहीं होती तो क्या ये काम इतनी सुचारू रूप से हो पाता, नहीं हो पाता। यानी कि हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है कि किसी चीज़ को अगर आप पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को आप बता रहे हैं तो किस तरीके से बताएंगे और उसका स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर का होना भी ज़रूरी है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस सामग्री के लिए कोमल शब्द प्रयोग किए जाने के पीछे तर्क यह है कि यह सामग्री हार्डवेयर की कठोर एवं जटिल मशीनों की तुलना में सरल और मृदु है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के द्वारा हम जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसका निर्माण करने में मनोविज्ञान के सिद्धांतों की सहायता ली जाती है। इस सामग्री के द्वारा शिक्षक अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाते हुए पाठ्यपुस्तक का प्रस्तुतिकरण सरलता से करने में समर्थ होते हैं। जैसे
हम जब कोई चीज़ बना रहे होते हैं, जैसे मैंने ये स्लाइड बनाई तो मैंने ये ध्यान में रखा कि सभी को जो लिखा हुआ है वो साफ साफ दिखाई पड़े, ठीक है। जैसा कि कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि सही से शब्द दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस बार फ़ॉन्ट को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको हर एक चीज़ सही से दिखाई पड़ सके। तो क्या है कि अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होता तो क्या मैं उसे चेंज कर पाता? नहीं कर पाता। इसीलिए क्या आपको याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर की तुलना में सरल और मृदु होता है, यानी कि आराम से काम करने वाला होता है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के द्वारा हम सामग्री का प्रयोग करते हैं उसका निर्माण करने में, और साथ ही मनोविज्ञान के सिद्धांतों की भी सहायता लेते हैं। कैसे? जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारा पावर पॉइंट का जो स्लाइड बार आता है उसमें बहुत सारे आइकन्स दिए रहते हैं। अगर उन आइकन्स को हाइड कर दिया जाए तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या किया गया, उनको बाहर रखा गया ताकि आप आसानी से उन तक पहुंच सकें और अपने काम को आसानी से कर सकें। इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हमारा संप्रेषण है वो भी आसान हो जाता है और साथ ही साथ कैसा हो जाता है, प्रभावी भी हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक शिक्षण तकनीकी यानी कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम प्रदान किया है। किसने? सिल्वरमैन ने। ये आपको याद रखना है, सिल्वरमैन ने किसको, सॉफ्टवेयर अप्रोच को क्या कहा है, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे इस पीपीटी का निर्माण मैंने कहाँ से किया है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया है, तो ये क्या हो गई, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये आपको याद रखना है कि सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर अप्रोच को क्या कहा है, रचनात्मक शिक्षण तकनीकी यानी कि कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सॉफ्टवेयर का प्रयोग हार्डवेयर के साथ किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का प्रयोग हार्डवेयर के साथ में किया जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। इसे भी हार्डवेयर के साथ साथ शिक्षा की तकनीकी के अंदर रखा जाता है, यानी कि हार्डवेयर अप्रोच हो गई और दूसरी सॉफ्टवेयर अप्रोच हो गई, ठीक है। यह उपागम अधिगम मनोविज्ञान लर्निंग साइकोलॉजी का उपयोग करते हुए ऐसे सॉफ्टवेयर सामग्री का निर्माण करता है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है। जैसे क्या हुआ, आप क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं कि उसमें जो कोर्स बनाए जाते हैं वो उसी हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। साथ ही आपको सारी चीज़ें आसानी से विजुअलाइज हो जाएं, समझ में आ जाएं, है ना। साथ में उसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। तो ये सारा काम किसके द्वारा होता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। और इसमें हम लर्निंग साइकोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं जिससे क्या हो सके कि जो अधिगम है वो आसानी से हो सके और जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ सकें, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तकनीकी का संबंध शिक्षण प्रक्रिया के इनपुट, प्रक्रिया तथा प्रदान तीनों पक्षों के विकास से है। यानी जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या करते हैं, इनपुट भी लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमें कंप्यूटर को कोई बात बतानी है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। हम ऐसे टाइप करेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएगा जब तक उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा। साथ ही साथ उस चीज़ को प्रोसेस करने में कि किस तरीके से किसी चीज़ को मैनेज करना है, साथ में आउटपुट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं, तो वो सभी चीज़ें निर्भर करती हैं सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो टेक्नोलॉजी का पक्ष है जिसमें हम इनपुट को रखते हैं, प्रोसेस को रखते हैं और आउटपुट को रखते हैं, तो ये तीनों चीज़ें किस पर डिपेंडेंट होती हैं, तो सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होती हैं। अगला पॉइंट है, हार्डवेयर तकनीकी की मशीनों का उपयोग पाठ्य वस्तु के प्रभावी प्रस्तुतिकरण से है जिससे विद्यार्थियों के शिक्षण में रुचि तथा सजगता उत्पन्न हो, जबकि सॉफ्टवेयर तकनीकी का संबंध अधिगम सिद्धांतों के अनुरूप उद्देश्यों की व्यवहारिक लेखन, शिक्षण व्यू रचनाओं, पुनर्बलन, पृष्ठ पोषण, मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों के साथ पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप सुव्यवस्थित रूप देने से है। यानी जब हम हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं तो हार्डवेयर के माध्यम से हम देखते हैं कि चीज़ों को प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। जैसे अगर आप कोई चीज़ बोल करके बताना चाहते हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक माइक और एक स्पीकर की। यानी कि आप किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, हार्डवेयर की ज़रूरत है। लेकिन वो किस तरीके से प्रस्तुत होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे फीडबैक मिलेगा, क्या रीइंफोर्समेंट मिलेगा, कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है, और किन विधियों से पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा डिफ़ाइन की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिफ़ाइन की जाती हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अंग है और दोनों का ही प्रयोग एक दूसरे के साथ में किया जाता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोमल शिल्प उपागम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो पहला पॉइंट है, यह उपागम मूलतः अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित है, अतः यह एक व्यवहारिक विज्ञान है।
यानी जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच की, तो सॉफ्टवेयर अप्रोच को हम देखते हैं कि ये अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी लर्निंग साइकोलॉजी, किस तरीके से बच्चे सीखते हैं उसी के हिसाब से ही हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ताकि क्या हो सके कि बच्चे अच्छे से लर्निंग को कर सकें। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे गेम बनाए जाते हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, तो आपने क्या देखा कि गेम के माध्यम से हम क्या करा रहे हैं, बच्चे को लर्निंग करा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित होता है और यह एक व्यवहारिक विज्ञान हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस उपागम द्वारा विद्यार्थियों को आवश्यक अनुभव प्रदान कर वांछित व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रेरित किया जाता है। यानी क्या होता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम विद्यार्थी को वो सारी चीज़ें प्रदान करते हैं जिससे हम जो व्यवहार में उनके परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन उनमें आ सके। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे एक प्रक्रियाजन्य उपागम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि क्या होता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच जो होती है वो एक प्रक्रिया है, यानी कि इसके माध्यम से हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलाव देखने वाले हैं या बदलाव करने वाले हैं। तो ये एक क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, इसके द्वारा जिस सामग्री का निर्माण किया जाता है उसे हार्डवेयर के उपकरणों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है, तो वो होते हैं हमारे हार्डवेयर के द्वारा ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तकनीक द्वारा व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु भी सामग्री निर्मित की जाती है जिससे कि विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीख सके। तो आप देखते हैं कि जो स्लो लर्नर है वो सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग भी काम करता है, और जो फास्ट लर्नर है वो उसके अकॉर्डिंग भी काम करता है, और जो नॉर्मल है उसके अकॉर्डिंग भी काम करता है। यानी सॉफ्टवेयर में सभी चीज़ों का ध्यान रख करके उसे बनाया जाता है। यानी कोई अगर स्लो लर्नर है तो वो भी लर्निंग कर सके, अगर कोई नॉर्मल है तो वो भी लर्निंग कर सके, कोई अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो वो भी लर्निंग उसी से कर सके। यानी एक ही सॉफ्टवेयर में तीनों की ही ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। ठीक, तो क्या हो गया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार भी हमारे क्या बनाए जाते हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, सामग्री है, उसको निर्मित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रणाली उपागम की, यानी कि सिस्टम अप्रोच की। प्रणाली उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग उचित प्रबंधन तथा नियंत्रण पर केंद्रित है। यानी कि प्रणाली यानी कि सिस्टम अप्रोच का प्रयोग किया जाता है मैनेजमेंट और कंट्रोल स्थापित करने के लिए। इसके अंतर्गत शिक्षा को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिसमें प्रणाली की संपूर्ण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से संपादित करा के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। प्रणाली उपागम को समझने के लिए सबसे पहले प्रणाली और प्रणाली के प्राचालों यानी कि पैरामीटर्स को समझना होगा। क्या होता है कि पूरा हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर उसको हम मैनेज नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में जाएगी ये किसी को नहीं पता। इसीलिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और कंट्रोल होना ज़रूरी है। अब अगर हम प्रणाली उपागम को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, प्रणाली के प्राचालों को यानी कि पैरामीटर्स को समझना होता है। ठीक है, तो इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके पैरामीटर्स आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो इसके पैरामीटर्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी पर चेक और बैलेंस लगा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है जब आप किसी पेपर को देने जाते हैं, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने गए तो आप क्या देखते हैं कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो सिर्फ वही स्क्रीन खुलती है, उसके अलावा कोई स्क्रीन नहीं खुलती है। तो इसने क्या किया, कंट्रोल कर दिया उस पूरे सिस्टम पर कि आप इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं चला पाएंगे। तो ये क्या है, इसी तरीके से सिस्टम अप्रोच काम करती है कि आपके ऊपर चेक और बैलेंस लगाती है ताकि आपकी जो लर्निंग है उसको मैनेज किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब हम समझते हैं शिक्षा में प्रणाली उपागम की उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। तो पहला पॉइंट है हमारा, प्रणाली उपागम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। यानी प्रणाली यानी कि जो हमारा सिस्टम है उससे हमें क्या पता चलता है कि कौन कौन सी समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हैं, साथ ही साथ उनका समाधान किस तरीके से निकाला जाए उसके लिए भी कौन काम करता है, तो सिस्टम अप्रोच काम करती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन की समस्याओं में यह विशेष उपयोगी है। यानी कि एजुकेशन की फील्ड में जो हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट है, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी ये काम करती है। कौन, तो वो है हमारी सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच हमारी शैक्षणिक प्रशासन तथा प्रबंधन की समस्याओं पर भी काम करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यह शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रदान करती है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम अप्रोच किसके सहायता से चलती है, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच की सहायता से चलती है, इसलिए शैक्षिक क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का वैज्ञानिक हल भी प्रदान करती है।
अगला पॉइंट है, यह उपागम किसी भी समस्या के समाधान के लिए वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित तथा शुद्ध हल प्रदान करता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होती है इसके सॉल्यूशंस में, यानी कि अगर वो चीज़ आप लागू करते हैं तो वो सबके लिए एक तरीके से लागू होती है। साथ ही साथ वो साइंटिफिक होता है ताकि उसमें किसी भी गलती की गुंजाइश ना हो, और वो सुव्यवस्थित होता है ताकि वो एक क्रम में आगे बढ़ सके, ताकि जो उसका हल मिला है वो क्या हो, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, यह उपागम विद्यार्थी केंद्रित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपयोगी है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा उपागम जो है वो किस पर केंद्रित है, विद्यार्थी पर। हम देख रहे थे कि पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली बनाई जा रही है, और उसके केंद्र में किसको रखा जा रहा है, स्टूडेंट को रखा जा रहा है। और आप क्या देख रहे हैं कि यह उपागम विद्यार्थी केंद्रित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपयोगी है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा लेने वाला कौन है, शिक्षार्थी, और शिक्षार्थी पर ही अगर वो चीज़ केंद्रित होगी तो वो बहुत ही सुचारू रूप से काम करेगी। तो विद्यार्थियों के विषय में जानकारी, उनकी प्रकृति, विशेषताओं तथा स्तर की जानकारी शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम की सफलता के लिए आवश्यक है। यानी कि बच्चे किस प्रकृति के हैं, बच्चों की विशेषताएं कैसी हैं, उनका स्तर कैसा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी क्या हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो सिस्टम अप्रोच से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, यह तकनीकी विद्यार्थी तथा शिक्षक द्वारा लाए गए व्यवहारों, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समुचित उपयोग हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस तरीके से किया जाए जिससे कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, उसके लिए ये काम करती है। इसी कारण शैक्षिक तकनीकी तृतीय अर्थात प्रणाली उपागम को शैक्षिक तकनीकी प्रथम, हार्डवेयर तथा शैक्षणिक तकनीकी द्वितीय, सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा आता है हार्डवेयर, ठीक है, यहाँ पर आता है हमारा सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर आता है हमारा सिस्टम अप्रोच। और ये इन दोनों को क्या करती है, असिस्ट करती है, यानी सहायता प्रदान करती है, ताकि ये दोनों कड़ियों को जोड़ करके हमारा जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसे कंप्लीट किया जा सके, और साथ में ही हमारी एजुकेशन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मिल करके काम करती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप यानी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कि इसके अलग अलग रूप कौन से हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा पहला रूप है हमारा टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम टीचिंग के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन देने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ व्यवहार तकनीकी यानी कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे इसके क्या हो गए, फॉर्म्स हो गए, ठीक है। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इसका हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग टेक्नोलॉजी की। टीचिंग टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत, कक्षा शिक्षण करते समय सभी शिक्षक निर्धारित पाठ्यवस्तु व प्रस्तुतिकरण छात्र के समक्ष करते हैं, ताकि उन्हें आवश्यक अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, जिससे विद्यार्थी के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाया जा सके। तो हम देखते हैं कि शिक्षक जो है निर्धारित पाठ्य वस्तु को किस तरीके से प्रस्तुतिकरण करता है, जिससे कि क्या हो, बच्चा जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस लेना चाहता है, यानी कि जो भी बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस हमें देना है वो बच्चा आसानी से ले सके, और साथ ही साथ जो परिवर्तन हम चाहते हैं बच्चे में वही परिवर्तन क्या हो, आ सके। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि टीचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को उस सामग्री का, उस पाठ्य वस्तु का ही प्रस्तुतिकरण करते हैं जिसके माध्यम से बच्चे में जो लर्निंग एक्सपीरियंस हम उसे प्रदान करना चाहते हैं वो हो सके। साथ ही साथ बच्चे में जो हम वांछनीय परिवर्तन प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वो भी हम उसमें देख सकें, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का वह रूप है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशलों को समुचित उपयोग करती है। यानी कि शिक्षण तकनीकी जो होती है वो शैक्षिक यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का वो पार्ट है जिससे हम क्या देखते हैं कि हमारे शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए
जो भी हमारे आवश्यक कौशल हैं, ठीक है, उनका समुचित उपयोग कर सके और शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित तथा सुसंगठित रूप प्रदान कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, जो भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित कर देती है और उसको सुसंगठित रूप प्रदान करती है, जिससे कि क्या हो सके, टीचिंग सुचारू रूप से चल सके और जो परिवर्तन हम चाहते हैं बच्चे में वही परिवर्तन आए। क्योंकि अगर व्यवस्थाएं इधर उधर होती हैं तो बच्चे में जो परिवर्तन हम चाहते हैं उसकी जगह पर बच्चे में दूसरे तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षण तकनीकी इस चीज़ पर बहुत ध्यान देती है। शिक्षण तकनीकी दो शब्दों से मिलकर के बनी है, एक है शिक्षण यानी कि टीचिंग तथा दूसरी है टेक्नोलॉजी। जब हम शिक्षण प्रक्रिया में वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप से उपयोग करते हैं तब उसे शिक्षण तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। क्या होता है, जब हम शिक्षण प्रक्रिया में क्या करते हैं, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप से उपयोग करते हैं, यानी कि जो भी हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका प्रयोग जब हम क्या करते हैं अपने शिक्षण प्रक्रिया में करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षण तकनीकी की संज्ञा दी जाती है, यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आर्य शर्मा ने शिक्षण तकनीकी को दार्शनिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का वास्तविक उपयोग करने वाली विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है। यानी जो आर्य शर्मा थे वो कहते हैं कि शिक्षण तकनीकी जो है वो दार्शनिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान को वास्तविक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करती है, उसकी विचारधारा को मूर्त रूप दे देती है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, आर्य शर्मा ने कहा है। किसके बारे में कहा है, शिक्षण तकनीकी के बारे में कहा है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी शिक्षण तकनीकी यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी हमारी टीचिंग प्रोसेस है उसको क्या बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत होते हैं उनका प्रयोग हम किस में करते हैं, शिक्षण तकनीकी में करते हैं, ताकि उससे क्या हो सके, हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावी हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा शिक्षण तकनीकी के प्रयोग द्वारा शिक्षक पाठ्यवस्तु तथा संप्रेषण के मध्य संबंध स्थापित करता है। जो भी हम पाठ्यवस्तु बच्चे को दे रहे हैं, साथ ही साथ जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके मध्य में संबंध स्थापित कर पाता है जो शिक्षक होता है। साथ ही कक्षा संप्रेषण जितना अधिक प्रभावी होता है, शिक्षक को अपनी बात छात्रों को समझाने में उतनी अधिक सफलता प्राप्त होती है। और साथ ही साथ आप देखते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसा हो जाता है और इफ़ेक्टिव हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन हम उन्हें क्या कर पाते हैं, समझा नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन सारी चीज़ों को हम शो कर सकते हैं, बोल के दिखा सकते हैं, दिखा के समझा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। और जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, उस कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के कारण जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सही से होगी और जितनी सफलता हम चाहते हैं उतनी ही सफलता हमें मिलेगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षण तकनीकी के प्रयोग से ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक सभी पक्षों के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैप। कैप से आप क्या याद रखेंगे, कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक और पी से साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा किया जा सकता है किसके माध्यम से, शिक्षण तकनीकी के माध्यम से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा शिक्षण तकनीकी के द्वारा स्मृति स्तर, बोध स्तर तथा चिंतन स्तर, तीनों ही स्तरों के शिक्षण की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सकती है। स्मृति स्तर का मतलब होता है मेमोरी लेवल, बोध स्तर का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन स्तर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यानी तीनों ही लेवल पर हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं और जो सफलता हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। किस माध्यम से, शिक्षण तकनीकी के माध्यम से। ठीक है, यानी कि पूरे अगर हम ध्यान से देखें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर हमने क्या देखा, टीचिंग टेक्नोलॉजी को देखा। और टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगली आ जाती है हमारी अनुदेशन तकनीकी यानी कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। पहला पॉइंट है इसका, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुदेशन तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुदेशन तथा तकनीकी। अतः अनुदेशन तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का वह रूप है जिसमें अनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है।
यानी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रभावी बनाया जा सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो करते हैं वही क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखने की वह परिस्थिति जिसमें शिक्षक की उपस्थिति के बिना विद्यार्थी अधिगम करते हैं और निर्धारित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, वह अनुदेशन है। यानी क्या हो रहा है कि सीखने की वह परिस्थिति जिसमें शिक्षक नहीं है, ठीक है, शिक्षक नहीं है लेकिन विद्यार्थी फिर भी अधिगम कर रहे हैं और निर्धारित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति भी कर रहे हैं, और वही क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपकी क्लास में टीचर नहीं है, लेकिन टीचर आपको ये बता कर गए हैं कि आपको क्या करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उस कार्य को करेंगे और अपने अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे, और यही क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है। और जब अनुदेशन को तकनीकी सहायता से प्रभावी बनाते हैं तथा छात्रों द्वारा अधिकाधिक अधिगम संभव हो, उसे अनुदेशन तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। यानी क्या हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ठीक है, अधिकाधिक सीख सकें, अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, सबसे पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, जब आपका ये स्टेप हो जाएगा तब अगले स्टेप पर जाना है, जब ये स्टेप हो जाएगा तब अगले स्टेप पे जाना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पर उसको कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहे हैं। जैसे क्या होता है, जब आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस तरीके से ये गेम आगे बढ़ेगा, फिर अगला स्टेप आता है तो आपको बताएगा कि अब आपको ये करना है, ठीक है, इस समस्या से ऐसे बचना है। तो हर एक चीज़ बताता है ना आपको, तो वही क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के रूप में वो कार्य कर रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस देते हुए आगे बढ़ रहा है ताकि आप आगे गलती ना करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है, अनुदेशन तकनीकी कुछ सुनिर्धारित अधिगम उद्देश्यों के समुच्चय को पूर्णता के लिए उपयोग में लाई गई तकनीकों तथा उपकरणों का विशुद्ध कार्य है। यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मीन्स अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स और डिवाइसेस एम्प्लॉयड टू अकम्प्लिश सर्टेन डिफाइंड सेट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश यानी कि कंप्लीट करने के लिए जिन टेक्नोलॉजी का, जिन डिवाइसेस को हम उपयोग में लाते हैं, वही क्या कहलाती है, वही हमारी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह तकनीकी विद्यार्थियों को स्व अधिगम में समर्थ बनाती है, यानी सेल्फ लर्निंग करने में मदद करती है। कौन, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। क्या हो रहा है, जब आप गेम खेलते हैं तो क्या देखते हैं, कोई आपको बताता तो नहीं है कैसे गेम खेलना है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले गेम को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद पहले जब आप उस गेम को चलाना स्टार्ट करते हैं तो इंस्ट्रक्शन आता है, आप उसे पढ़ते हैं, फिर उसको फॉलो करते हुए एक स्टेप कंप्लीट करते हैं, फिर एक अगला इंस्ट्रक्शन आता है, फिर आप उसे पढ़ते हैं, फिर उसे पढ़ के अगले स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो यही क्या है, यही हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ ये बच्चों को सेल्फ लर्निंग में मोटिवेट करती है। कैसे, कि आपको बता रही है कि आपको करना क्या है, फिर आपसे करवा रही है। ठीक है, जब आपने कर लिया तो फिर आपको नई चीज़ बता रही है। तो ये क्या है, बच्चे को सेल्फ लर्निंग करने के लिए मोटिवेट करती है। अगला पॉइंट है हमारा, यह तकनीकी विद्यार्थियों की अधिगम में निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार रीइंफोर्समेंट प्रदान करती है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब आप गेम खेलते हैं तो क्या होता है, जब आप एक स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग करा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जब हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो एक स्टेप कंप्लीट करते हैं तो हम उनको क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, जो क्या करता है, जो एक पुनर्बलन का काम करता है और बच्चे की रुचि उसमें लगातार बनी रहती है। निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यार्थियों को निरंतर प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त होने से अधिगम प्रक्रिया सुचारू ढंग से चलती रहती है। और जब हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम उनको लगातार फीडबैक देते हैं हर एक स्टेप के बाद, जैसे मान लो एक स्टेप उन्होंने कंप्लीट किया, हमने उनको बता दिया कि आपके 4 क्वेश्चन ठीक थे, 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आपके 4 क्वेश्चन ठीक थे, तो उसके अंदर मोटिवेशन लगा कि यार अगली बार 5 सही करने हैं। फिर उसने अगले स्टेप पे गया, फिर उसने सॉल्व किया तो उसके 5 में से 5 सही हो गए। फिर वो 3rd स्टेप पे गया तो उसने देखा कि 5 में से मेरे 3 ही सही हुए। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसको लगातार फीडबैक देती हैं और साथ ही साथ हर स्टेप के बाद जो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है यानी कि उसको रिवॉर्ड मिलते हैं, वो रीइंफोर्सर का काम करते हैं, जिससे वो उस काम को निरंतर रूप से करते रहना चाहता है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी से तात्पर्य अनुदेशन के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु उपयुक्त तकनीकी विधियों प्रविधियों की व्यवस्था से है, जिनकी सहायता से बिना शिक्षक की उपस्थिति के विद्यार्थी अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। यानी अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शंस को
इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो हमारी पाठ्य वस्तु है, वो हम इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो व्यक्ति उसमें आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और टीचर की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी अधिगम उद्देश्यों को पूरा कर लेता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुदेशन तकनीक द्वारा मुख्य रूप से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। यानी जो भी हमारी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी जो हमारे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुदेशन तकनीक द्वारा मुख्य रूप से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इंस्ट्रक्शनल क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो धीरे धीरे हमें क्या प्राप्त होंगी, सूचनाएं प्राप्त होंगी, तो सूचनाओं को भी हम इससे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसके प्रयोग से विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि मान लीजिए, जैसे मैं गेम का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गेम आप सब खेलते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड आपने कोई भी अभी प्रोग्राम लर्निंग का सॉफ्टवेयर ना देखा हो, इसलिए मैं गेम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो गेम आपने चार पाँच स्टेप तक खेला, उसके बाद रख दिया, आप कल खेलेंगे, तो क्या हुआ कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो हम इंस्ट्रक्शनल लर्निंग में भी ये देखते हैं कि बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। अगर वो चाहते हैं कि आज हमें 2 चैप्टर करने हैं तो वो 2 चैप्टर करेंगे, बाकी के चैप्टर बाद में कर लेंगे। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी मनोविज्ञान तथा अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अधिगम को प्रभावी बनाया जा सके, इसी के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी के लिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, इसीलिए टीचिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग एजुकेशन के फील्ड में हो ही इसलिए रहा है ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या किया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यवहार तकनीकी की। हमने सबसे पहले टीचिंग टेक्नोलॉजी देखी, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी देखी, अब हम देखेंगे बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, लर्निंग का सीधा सा अर्थ क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, यानी हमने किसी चीज़ को ऐड किया अपने अंदर, तो हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। ठीक है, तो यही क्या होता है, अधिगम का अर्थ ही क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी क्या करेगी, व्यवहार में परिवर्तन में सहायता करेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षण से संबंधित सभी क्रियाओं का संबंध अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से होता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी शिक्षण प्रक्रियाएं की जा रही हैं उनसे हम क्या चाहते हैं, आउटपुट हम यही चाहते हैं कि जो व्यवहार हम चाहते हैं बच्चे से, बच्चा वही व्यवहार करे, या हम जो चाहते हैं कि बच्चा ये सीखे, बच्चा वही सीख सके। इस प्रकार व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत उन समस्त तकनीकों को रखा जा सकता है जिसका संबंध मानव व्यवहारों से है। यानी जो भी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत उन सभी चीज़ों को रखा जा सकता है जिसका संबंध मानव व्यवहार से, यानी कि जो मनुष्य है उसके व्यवहार से जो कुछ भी रिलेटेड है उसको किसके अंतर्गत रखा जा सकता है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा जा सकता है। व्यवहार तकनीकी का सर्वाधिक उपयोग शैक्षिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है, इसी कारण इसे प्रशिक्षण तकनीकी या ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी, यानी ऐसी तकनीकी जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। साथ ही क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ट्रेनिंग के माध्यम से भी लाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को हम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में फ्लैंडर, एडिशन, ओवर, स्किनर तथा एंडरसन का विशेष योगदान है। इनमें से किसी का भी नाम आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है स्किनर का नाम। स्किनर का नाम जब आपके सामने आएगा और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में आएगा तो आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो है प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, जब भी टेक्नोलॉजी की बात करेगा तो स्किनर का नाम किससे जोड़ा जाएगा, प्रोग्राम्ड लर्निंग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्किनर को हम साइकोलॉजी की फील्ड से देखेंगे तो किस चीज़ से इसका नाम जोड़ा जाएगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले व्यवहार तकनीकी का संबंध मुख्य क्रियात्मक पक्ष से है। इससे शिक्षण में शिक्षण संबंधी विशिष्ट कौशलों का विकास किया जाता है। क्या होता है, क्योंकि हम व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये क्या है, क्रियात्मक पक्ष है, और क्रियात्मक पक्ष में जब परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर विशिष्ट कौशलों का विकास होगा।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, यह तकनीकी सबसे पहले शिक्षक के कक्षा व्यवहार का अध्ययन करती है, फिर उसमें सुधार के लिए सुझाव प्रदान करती है। यानी कि शिक्षक कक्षा में किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, पहले उसके बारे में स्टडी करती है ये टेक्नोलॉजी, उसके बाद उसको बताती है कि आपको कक्षा में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, जिससे बच्चे आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित विचारधारा है। जो व्यवहार तकनीकी है वो किस पर आधारित है, मनोविज्ञान पर आधारित है। क्यों? क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, हम मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, और व्यवहार में ही तकनीकी को जोड़ा जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इस तकनीकी के प्रयोग द्वारा प्रशिक्षण संस्थाएं प्रभावी शिक्षक तैयार करती हैं। ठीक है। प्रभावी शिक्षक किस तरीके से तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा शिक्षक के कक्षा व्यवहार के अध्ययन करती है और उसमें सुधार करती है, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे चीज़ों में सुधार होता है वो निखर करके बाहर आ जाती हैं। उसी तरीके से जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रभावी शिक्षक तैयार कर सकती हैं इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि जो शिक्षक है हमारा उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उस परिवर्तन के द्वारा हम क्या ला सकते हैं, प्रभावशाली शिक्षक पैदा कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन के प्रयोग से शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षक बनाती है। ये क्या करती है, बार बार आपको क्या देगी, पुनर्बलन देगी, जिससे आप क्या करेंगे, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहेंगे और इससे एक शिक्षक प्रभावशाली हो जाता है। ठीक। अगर हम इस बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देखेंगे कि यह तकनीकी स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पुनर्बलन का विशेष स्थान है। अगर अभी तक आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी नहीं पढ़ी है स्किनर की, तो अभी हमारे चैनल पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आपको उसमें प्रोग्राम लर्निंग के बारे में समझने को मिलेगा और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है यानी कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी किस पर डिपेंडेंट है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर डिपेंडेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उस पर क्या डिपेंडेंट है, तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी उसी पर आधारित है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर सह अनुदेशन, यानी कंप्यूटर की सहायता से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सह अनुदेशन। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर सह अनुदेशन एक नवीनतम तकनीकी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो सब कुछ टेक्नोलॉजी के पर ही आधारित होने वाला है। ठीक है। तो कंप्यूटर सह अनुदेशन क्या है, एक नवीन तकनीकी है। यह एक ऐसी अधिगम प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से अनुदेशन का कार्य किया जाता है। अभी हम देख रहे थे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता था, इंस्ट्रक्शंस को टीचर रिकॉर्ड करते थे और फिर बच्चों को दे देते थे जिससे कि वो आराम से सीखते रहें। लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है। ठीक है। इसे शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति की इस दिशा में कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण एवं अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी क्या हो रहा है, जो नियंत्रित प्रस्तुतिकरण है, हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को नियंत्रित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ में जो अनुक्रिया हो रही है उसे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बच्चा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। तो इसके माध्यम से ये चलने वाली पूरी प्रक्रिया है। इसके द्वारा विद्यार्थी के प्रारंभिक व्यवहार, अनुभव व ज्ञान का आकलन कंप्यूटर आसानी से कर लेता है। यानी जब बच्चा पहले दिन उस असिस्टेड लर्निंग के माध्यम से सीखना स्टार्ट करता है तो पहले दिन उस विद्यार्थी का व्यवहार कैसा था, उसके क्या अनुभव थे, उसका ज्ञान कितना है, तो इन सभी चीज़ों का आकलन कौन कर लेता है, कंप्यूटर आसानी से कर लेता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का मतलब होता है कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशन दिया जाना। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, कंप्यूटर सह अनुदेशन से अभिप्राय ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र के बीच एक ऐसी प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी विशेष को अपनी क्षमताओं तथा अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती है। यानी क्या हुआ, एक तरफ कंप्यूटर है और एक तरफ है स्टूडेंट। ठीक है। इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया चलती रहती है। ये बच्चा जिस हिसाब से चाहता है उस हिसाब से ये काम करता है। यानी कि बच्चा जब सीखना चाहेगा वो कंप्यूटर खोलेगा और आराम से सीख लेगा। और कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर में इस तरीके के प्रोग्राम है कि बच्चे को क्या कब देना है वो उसे पहले से ही बता दिया गया है। तो कंप्यूटर जो है वो उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। साथ ही साथ बच्चा जब आया था
ठीक है। जब बच्चे ने सीखना स्टार्ट किया था उस समय की सारी गतिविधियों को ये रिकॉर्ड कर लेता है, साथ ही साथ में जो बच्चा कर रहा है दिन प्रतिदिन उन गतिविधियों को भी ये रिकॉर्ड करता है। तो आपको ये याद रखना है कि वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता होती है कैसे? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, कंप्यूटर से अनुदेशन में किसी विद्यार्थी तथा कंप्यूटर के बीच उस प्रक्रिया की अंतःक्रिया चलती है जैसे कि एक ट्यूटोरियल प्रणाली में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच चलती है। जैसे क्या होता है, जब आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, आपस में ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अंतःक्रिया दो लोगों के मध्य ही चल रही है। वैसे ही कंप्यूटर सह अनुदेशन में क्या होता है, एक कंप्यूटर हो जाता है और दूसरा स्टूडेंट हो जाता है, तो इन दोनों के मध्य चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। तो क्रिया दो लोगों के बीच में ही चल रही है, लेकिन वो एक कंप्यूटर है और वो एक मनुष्य है, और यही क्या कहलाता है, कंप्यूटर सह अनुदेशन कहलाता है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन सामग्री को प्रस्तुत करना पूरी तरह संभव है। जैसे मान लो कोई अगर बच्चा है जो क्या है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो क्लास में नहीं आ सकता, साथ ही साथ उसको लर्निंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम कंप्यूटर के माध्यम से ऐसे प्रोग्राम का निर्माण कर सकते हैं जो बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। तो क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन सामग्री को प्रस्तुत करता है, जिसे हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहते हैं। यानी पर्सनल रूप से लर्निंग कराने को क्या कहते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहते हैं, और उसी का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही अनुदेशन सामग्री कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्रस्तुत की जाती है, विद्यार्थी उससे फ़ायदा उठाकर उसके प्रति वांछित अनुक्रिया ग्रहण करता है। इन अनुक्रियाओं को विद्यार्थी कंप्यूटर द्वारा भली भांति ग्रहण करता है। इसके बाद विद्यार्थी को आगे क्या करना है, कंप्यूटर द्वारा इस तरह के अनुदेशन प्रदान किए जाते हैं। जैसे क्या होता है, जब आप कोई गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ आया, आपने उस पर क्या किया, रिएक्शन दी। ठीक है। जब आप रिएक्शन देते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी वो रिएक्शन सही होती है और कभी कभी वो रिएक्शन गलत होती है। अगर वो रिएक्शन सही होती है तो वो आपको क्या देता है, रिवॉर्ड देता है। अगर वो रिएक्शन गलत होती है तो वो आपको क्या देता है, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है उसमें ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि कंप्यूटर को अगर सही जवाब दे रहा है कोई, तो वो कंप्यूटर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और अगर कोई गलत जवाब दे रहा है तो कंप्यूटर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। यानी इंस्ट्रक्शंस भी देता है और रिवॉर्ड भी देता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर से अनुदेशन की मूल मान्यताएं, यानी बेसिक असम्पशंस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं। एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन प्रदान करना, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर अ नंबर ऑफ लर्नर्स एट अ टाइम। जब भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो वैसे भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से फ्रेम होता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो पहली चीज़ कि उसके माध्यम से हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि उसके माध्यम से जो शिक्षा है उसको हम बहुत दूर के क्षेत्रों तक भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट है हमारा, विद्यार्थियों को निष्पत्ति का स्वतः ही रिकॉर्डिंग होता रहता है, यानी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस। ठीक है। जो भी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने गेम खेला होगा। ठीक है। तो आपने जब गेम खेलते हैं तो क्या होता है कि जो आपने पिछला स्कोर किया वो भी स्टोर हो जाता है, यानी हर एक लेवल पे आपका स्कोर भी स्टोर हो जाता है, आपको कितने पॉइंट्स मिले वो भी स्टोर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है, जिसमें क्या होता है कि आपने अगर क्वेश्चन किए हैं तो उन क्वेश्चंस के मार्क्स आपको कितने मिले वो स्टोर हो जाते हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने टाइम में किए, वो सब कुछ स्टोर हो जाता है। और यही क्या कहलाता है, यही होती है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, विधियों एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता, यानी वैरायटी इन यूज़ ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स। यानी क्या होता है, जैसे मान लो किसी छोटे बच्चे को हम ABCD पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आजकल क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए हैं जिसमें क्या होता है, ABCD के बबल्स आते हैं बनके, तो बबल्स को फोड़ना होता है कैसे, लाइन से, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे क्या होता है कि AB ऐसे बन के आ रहा है तो इसमें आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आते हैं। ठीक है। उनको कंप्लीट करना है। तो बहुत सारे गेम्स के माध्यम से सिखाया जाता है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। क्या हो गया कि जैसे A है तो एप्पल बना के दे दिया, किससे है, A लेटर से है, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है, वैरायटी ऑफ मेथड्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में। ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में बोल रहा हूँ या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है।
अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंट टाइप्स और मोड्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके हम उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा इंफॉर्मेशन टाइप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी कि सूचनात्मक कंप्यूटर सह अनुदेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है हम उसे देखते हैं। इस प्रकार का कंप्यूटर सह अनुदेशन विद्यार्थी को वांछित सूचनाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है, यानी वो सूचनाएं बच्चों को देता है जो बच्चे को हमें देनी चाहिए। जैसे मान लो अगर हमें बच्चे को पढ़ाना है सेल, ठीक है, सेल अगर हमें पढ़ाना है तो हमें सेल के बारे में सारी जानकारी देनी है उसको। तो हमने उसको बताया कि सेल क्या होता है, सेल की खोज किसने की थी, ठीक है, सेल के बारे में और जो अन्य जानकारियां हैं वो भी हमने उसको दे दी। तो ये क्या कर रहा है, जो भी सूचनाएं बच्चे के अंदर हमें पहुंचानी है वही हम देते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टाइप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका जो क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन में आपका आंसर भी छुपा होता है अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं। कंप्यूटर एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस आप ये दो वीडियोस जो आने वाली हैं, एक पहला पार्ट जो मैराथन का है और जो दूसरा पार्ट है, अगर आप इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर इसमें आपके नहीं पूछी जा रही है, इसमें आपका पूछा जा रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके एजुकेशन की फील्ड में किस तरीके से हो रहा है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, इसमें कंप्यूटर एक अक्षय पूछताछ अधिकारी की भूमिका निभाता है और अपनी संग्रहित सूचना सामग्री की मदद से वह वांछित सूचना पूछने वाले को तुरंत ही प्रदान करने की चेष्टा करता है। क्या होता है कि पूछताछ अधिकारी क्या करते हैं, ये बताओ, वो बताओ, ऐसा बताओ, वहाँ पे क्या कर रहे थे, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो कंप्यूटर भी क्या करता है, इसी तरीके से आप पे क्वेश्चंस की बौछार करता है ताकि आप क्या कर सकें, उनके आंसर्स दे सकें। और अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो उसको भी वो प्रदान करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टाइप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला है हमारा ड्रिल तथा अभ्यास कार्यक्रम से संबंधित अनुदेशन, यानी इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम। अब इसमें क्या होगा हम देखते हैं, इसमें क्या कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक। कैसे देखते हैं। पॉइंट है हमारा, इस प्रकार के अनुदेशन कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पहले ही अर्जित अधिगम अनुभवों को स्थायी एवं व्यवहार में लाने योग्य बनाने हेतु आवश्यक ड्रिल एवं अभ्यास कराने संबंधी अवसर प्रदान किए जाते हैं। कंप्यूटर जवाब देने में देर नहीं करता और न उसे अपने से संग्रहित अभ्यास सामर्थ्यताओं में प्रस्तुतिकरण में देर लगती है। उसमें गजब की चुस्ती, फुर्ती और असीमित संयम होता है। इसके पहले जो हमारा अनुदेशन था उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को स्थायी बनाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो व्यवहार में उन चीज़ों को सेट करने के लिए, यानी अपने व्यवहार में परिलक्षित करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अभ्यास की और ड्रिल की आवश्यकता होती है। अब अभ्यास और ड्रिल कराएगा कौन, कंप्यूटर, क्योंकि हम कैसी लर्निंग कर रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर हमें क्या कराएगा, हमारा पूरा जो ड्रिल है, प्रैक्टिस है, वो कौन कराएगा, कंप्यूटर कराएगा। यानी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, हम उसके आंसर्स देंगे। और कंप्यूटर में क्या होता है, चुस्ती, फुर्ती और असीमित संयम होता है। यानी क्या होता है, अगर हम आंसर गलत भी देते हैं तो कंप्यूटर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई टीचर है, अगर हम बहुत बार किसी आंसर को गलत करते हैं तो उसमें क्या होता है, पेशेंस की कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वो असीमित संयम होता है, ठीक है। तो मॉक और ड्रिल की भी प्रैक्टिस कौन कराता है, कंप्यूटर ही कराता है, ठीक है। अब अगला है हमारा ट्यूटोरियल प्रकार का कंप्यूटर से अनुदेशन, यानी ट्यूटोरियल टाइप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसमें कंप्यूटर एक ट्यूटर की भूमिका निभाता है। ट्यूटरों की भांति ही वे विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद तथा अंतःक्रिया स्थापित करते हुए शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरा योगदान देता है। विभिन्न विषयों से संबंधित इकाइयों एवं प्रकरणों पर ट्यूटोरियल प्रणाली पर आधारित काफ़ी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आज उपलब्ध हैं। इन प्रोग्रामों के द्वारा पहले प्रकरण को पढ़ाया जाता है, फिर पढ़ाए हुए पाठ की अनुचित पुनरावृत्ति एवं अभ्यास कार्य किया जाता है। ट्यूटर है, ट्विटर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ट्विटर की बात नहीं हो रही है, ट्यूटर यानी कि ट्यूशन वाले टीचर की बात हो रही है। तो जिस तरीके से टीचर क्या करता है, आपको पहले पढ़ाता है, फिर आपकी प्रैक्टिस कराता है, फिर आपका टेस्ट लेता है, उसी तरीके से एक ट्यूटोरियल बेस्ड कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी होती है। इसमें क्या होती है, पहले जो कंप्यूटर होता है, जो भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए आपको सेल तैयार करना है तो पहले आपको सेल पढ़ाएगा, सेल पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस कराएगा और उसके बाद आपका टेस्ट भी लेगा। तो इस तरीके से भी कार्य करता है। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कंप्यूटर में ये सारे प्रोग्राम्स पहले से ही फिट किए जाते हैं।
आज के समय में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पर ही चल रहे हैं। ठीक है, और अब आ जाता है हमारा लास्ट, शैक्षणिक गेम्स के रूप में उपलब्ध अनुदेशन, यानी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल गेम्स। अभी हमने कहा था ना कि बच्चों को क्या होता है, गेम्स के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है, तो वो यही है। इस प्रकार के अनुवेशन में विद्यार्थी को विविध प्रकार के सुनियोजित गेम्स खेलने का अवसर दिया जाता है, परंतु ये गेम्स पूरी तरह शैक्षिक या शैक्षणिक अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले हों ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार इस प्रकार के गेम्स का उपयोग विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ अतिरिक्त अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन और पुनर्बलन प्रदान करने या पढ़े हुए पाठों की समीक्षा, पुनः अवलोकन तथा मूल्यांकन आदि करने में भी किया जाता है। जैसे क्या होता है, हमने बच्चे को ABCD पढ़ा दी, अब हमने बबल्स वाला गेम दे दिया। ठीक है, अब उसके दिमाग में जानकारी स्थायी हुई है कि नहीं, और उसको जांचने का ये तरीका हो गया। कैसे? अगर उसने क्या किया, सबसे पहले बबल A फोड़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, लिख के आया करेक्ट है। फिर उसने मान लो बबल C फोड़ दिया, तो क्या हुआ, कट्टम लग के आ गया, यानी उसका जो अधिगम है वो अभी ठीक से नहीं हुआ है। फिर उसने B फोड़ा तो क्या हुआ, करेक्ट लिख करके आ गया। फिर उसने C फोड़ा तो करेक्ट लिख करके आ गया। तो क्या हुआ कि जो कंप्यूटर है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है किस तरीके से सीखने में, गेम्स के माध्यम से सीखने में। ठीक है, तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में क्या हुआ, पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आप कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग करते हैं। फिर आप प्रैक्टिस और ड्रिल के माध्यम से कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्यूटोरियल्स के माध्यम से करते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं कि गेम्स के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरी बात याद रखनी है कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है, और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर से अनुदेशन के लाभ, यानी कि एडवांटेज क्या है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस का। पहला है, यह विधि योग्य व कुशल शिक्षकों की कमी की समस्या को कुछ सीमा तक दूर करने के लिए उपयुक्त है। क्या करती है, ये बच्चों को स्वयं से पहले पढ़ाती है, फिर उनका टेस्ट लेती है, फिर उनको रिवीजन कराती है, फिर से उनका टेस्ट लेती है, तो ये सारे काम करती है। और एक कुशल शिक्षक क्या करता है, वो भी यही सारे काम करता है, अपने बच्चों को दक्ष बनाता है किसी भी सब्जेक्ट में। उसी तरीके से कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी होती है। अगला पॉइंट है, इसकी सहायता से प्राप्त अधिगम सर्वोत्तम व स्थायी हो जाता है। कैसे? क्या करता है, सबसे पहले आपको सिखाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस कराएगा, फिर आपका टेस्ट लेगा, और फिर अगर कोई गड़बड़ आती है तो फिर से आपको सिखा करके आपका टेस्ट लेता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगला आ जाता है, इसके माध्यम से शिक्षकों व विद्यार्थियों को तथ्यों व सूचनाओं की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। अब कंप्यूटर है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपको सारी सूचनाएं प्रोवाइड कर देगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगला पॉइंट है, यह विद्यार्थियों को स्व अधिगम के अवसर प्रदान करता है। यानी क्या हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है तो कंप्यूटर आपको सिखाएगा और आप अपनी स्पीड से, अपने मन से, अपनी इच्छा से सीख सकते हैं। साथ में स्व अधिगम भी, सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इसके माध्यम से विद्यार्थियों को रुचि के अवसर व विषय वस्तु के अनुसार जानकारी उपलब्ध हो जाती है। यानी कि विद्यार्थी क्या करते हैं, जो बच्चों की रुचि होती है और साथ में ही जो विषय वस्तु होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसको सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यंत्र निर्मित पाठ्य योजना न सिर्फ रुचिकर होती है बल्कि सहज रूप से संक्षिप्त व परिणाम उन्मुख होती है। जैसे क्या देखा होगा आपने, जब आप गेम खेलते हैं तो क्या होता है, पहले थोड़ा सरल लेवल आता है, फिर उससे थोड़ा कठिन लेवल आता है, फिर उससे थोड़ा कठिन लेवल आता है, और फिर लास्ट में सबसे कठिन लेवल आता है। तो आप क्या देखते हैं कि आप हर लेवल को एंजॉय करते हुए आराम से पूरा गेम कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पहले आपको जितनी ज़रूरत है, थोड़ी सूचना की ज़रूरत है तो थोड़ी दी जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत है तो और दी जाएगी, फिर और की ज़रूरत है तो और ज़्यादा दी जाएगी, और लास्ट में आपको सारी सूचनाएं एक साथ में दे दी जाएंगी। तो क्या हुआ कि हर एक सूचना को एक योजनाबद्ध तरीके से दिया जाता है ताकि आपकी लर्निंग प्रभावित ना हो और लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक, अब हम बात करते हैं ई लर्निंग की। मीनिंग ऑफ ई लर्निंग, आखिर मीनिंग क्या है ई लर्निंग का। ई लर्निंग को प्रायः इलेक्ट्रॉनिक अधिगम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग अर्थात सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में समझा जाता है। इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से तात्पर्य क्या हुआ कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा, कोई भी ऐसी लर्निंग जिसमें क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग होता है वो सारी क्या कहलाती है, ई लर्निंग कहलाती है। ठीक है, इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ई लर्निंग को और किस नाम से जानते हैं, तो कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम के रूप में भी इसे जानते हैं। ठीक है,
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, इसका आरंभ कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में। यानी ई लर्निंग की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रिटेन से होती है। इसे ऑनलाइन अधिगम, वर्चुअल अधिगम, वितरित अधिगम, नेटवर्क और वेब आधारित अधिगम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ऑनलाइन लर्निंग कराई जाती है, वर्चुअल लर्निंग कराई जाती है, ठीक है, नेटवर्क लर्निंग कराई जाती है और वेब बेस्ड लर्निंग भी इसमें कराई जाती है। तो ये सभी इससे क्या हो गए? टाइप हो गए। इस प्रकार ई लर्निंग में ई शब्द से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक सीखने में शामिल उन सभी शैक्षणिक गतिविधियों से है जिसका प्रयोग ऑनलाइन व ऑफलाइन काम कर रहे व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ई लर्निंग शिक्षा का एक ऐसा साधन है जिसमें एक आत्म प्रेरणा, संचार दक्षता व प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से सिंपल से शब्दों में आप इतना समझेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का मतलब हो गया कि लर्निंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आ जाता है? ऑनलाइन लर्निंग आ जाती है, वर्चुअल लर्निंग आ जाती है, नेटवर्क लर्निंग आ जाती है, वेब आधारित लर्निंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा हो जाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का हिस्सा हो जाती हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, ई अधिगम शिक्षा की एक नवीन अवधारणा है जिसके अंतर्गत इंटरनेट तकनीक का उपयोग पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं संचार में किया जाता है। ई लर्निंग के माध्यम से क्या होता है कि इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ है, पाठ्यवस्तु है, उसको प्रस्तुतिकरण करने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इसे सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकी समर्थित शिक्षा, यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एजुकेशन इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किस आधार पर हो रहा है? क्योंकि वो शिक्षा का समर्थन कर रही है, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रही है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा। ठीक है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं तथा जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करना होता है। यानी इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसके ज्ञान के निर्माण में किया जाता है और उसे प्रोत्साहित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। रोजनबर्ग के अनुसार ई लर्निंग से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकियों के ऐसे उपयोग से है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे रास्ते जुड़ें जिनके द्वारा ज्ञान और कार्यक्षमताओं में वृद्धि की जा सके। यानी ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग से तात्पर्य क्या है? इंटरनेट तकनीकों के ऐसे उपयोग से है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे रास्ते जुड़े जिनके द्वारा ज्ञान और कार्यक्षमताओं में वृद्धि की जा सके। ठीक है, तो इंटरनेट तकनीकी का ऐसा प्रयोग करना जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सारे रास्ते आकर के जुड़ते हैं और उनका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? लर्निंग को कराने में, ताकि ज्ञान और कार्यक्षमताओं में वृद्धि की जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इस प्रकार ई शिक्षा या अधिगम के अंतर्गत लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि इंटरनेट, इंट्रानेट, कृत्रिम उपग्रह प्रसारण, ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव टेलीविज़न, CD-ROM, विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल, यूट्यूब आदि आ जाते हैं। तो यूट्यूब क्या है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको लर्निंग के हिसाब से देखेंगे तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो भी कैसा? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा ये। और इनका प्रयोग करते हुए क्या किया जाता है? विद्यार्थियों तक बहुत ही रोचक ढंग से शिक्षा के संप्रेषण हेतु किया जाता है। इन सभी चीज़ों का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, यानी जो भी शिक्षा हमारे पास है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग का नेचर कैसा है? तो पहला पॉइंट है हमारा, ई अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है जो परंपरागत अधिगम से विभिन्न प्रकार का है। ठीक है, यह अधिगम की नवीन व्यवस्था करता है। ई अधिगम शिक्षा की एक नवीन प्रत्यय है जो परंपरागत अधिगम से भिन्न प्रकार का है। यह अधिगम की नवीन व्यवस्था करता है। ई अधिगम से आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? एक तो ये एक नवीन प्रत्यय है, जो परंपरागत अधिगम होता था उससे ये हट कर के है और ये अधिगम नवीन व्यवस्थाएं करता है हमारे लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, ई अधिगम की प्रमुख विशेषता यह है कि पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण एवं संचार कंप्यूटर इंटरनेट प्रणाली से किया जाता है। किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर इंटरनेट प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, ई अधिगम में इंटरनेट के उपयोग से अधिगम के वातावरण का विस्तार किया जाता है। इंटरनेट की सहायता से शिक्षकों तथा छात्रों में अधिगम वातावरण का विस्तार किया जाता है। यह वातावरण छात्र केंद्रित होता है, जबकि परंपरागत शिक्षा में अधिगम वातावरण शिक्षक केंद्रित होता है। क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से सबसे पहली जो चीज़ करी जाती है वो क्या होता है? जो लर्निंग का एनवायरनमेंट होता है उसको विस्तार दिया जाता है।
ठीक है। यानी जो भी हमारे सीखने का जो वातावरण है उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी हो जाती है, छात्र केंद्रित हो जाती है। यानी कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा तो उस पर क्या जोर होगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। मैं जो चाहता हूँ मैं वो नहीं पढ़ा सकता, मैं वही पढ़ाऊँगा जो आप चाहते हैं। तो ये क्या होगा, टीचर बेस्ड ना होकर के स्टूडेंट बेस्ड हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था क्लासरूम में कि जो टीचर पढ़ाता था बच्चों को वही पढ़ना होता था, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये जो ई लर्निंग होती है, ई लर्निंग कैसी हो जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड हो जाती है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, शिक्षा का नवीन प्रत्यय ई अधिगम जीवन पर्यंत शिक्षा हेतु वातावरण का सृजन करती है, समाज को वास्तविक अधिगम के अवसर प्रदान करती है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक अधिगम का जो माध्यम है वो क्या है, जीवन पर्यंत शिक्षा की व्यवस्था कर देता है और साथ ही साथ समाज को वास्तविक अधिगम के अवसर भी प्रदान करता है ताकि वो रियलिटी में चीज़ों को सीख सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोड्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग किन किन मोड से करी जा सकती है या कौन कौन से स्टाइल्स हैं जिसके माध्यम से ई लर्निंग की जा सकती है। तो पहला पॉइंट है हमारा आलम्ब अधिगम या सपोर्ट लर्निंग, ठीक है। लर्निंग के माध्यम से भी हम चीज़ों को सीखते हैं। क्या क्या है इसमें, इसका पहला पॉइंट है ऑनलाइन या ऑफलाइन लर्निंग। ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग सपोर्ट लर्निंग का हिस्सा है और दूसरा है इसका मोबाइल लर्निंग, ठीक है। सपोर्ट लर्निंग जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, इसमें सपोर्ट के द्वारा लर्निंग कराई जाती है, यानी किसी न किसी चीज़ का हम सहारा लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे आलम्ब अधिगम या सपोर्ट लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा मिश्रित लर्निंग, यानी कि मिश्रित अधिगम, ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। मोड्स एंड स्टाइल्स ऑफ लर्निंग में दो हो गए, पहला हो गया हमारा सपोर्ट लर्निंग और दूसरा हो गया ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। सपोर्ट लर्निंग के दो पार्ट हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन लर्निंग और दूसरा है मोबाइल लर्निंग, ठीक है। तो ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं आलम्ब लर्निंग, यानी कि सपोर्ट लर्निंग होता क्या है। जब शिक्षक कक्षा में चल रही शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर बनाने हेतु मल्टीमीडिया, इंटरनेट, वेब सेवाओं का प्रयोग करके अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कक्षा कक्ष गतिविधियों के माध्यम द्वारा उन्नत बनाने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार के अधिगम को आलम्ब अधिगम कहते हैं। क्या हुआ कि मान लीजिए कोई शिक्षक क्लास में कुछ पढ़ा रहा है और उस दौरान कोई चीज़ ऐसी हुई जो उसको समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने क्या किया, उस चीज़ को बेहतर से समझाने के लिए मल्टीमीडिया, इंटरनेट, वेब सेवाओं का प्रयोग कर लिया और इनका प्रयोग करते ही क्या हुआ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे चलने लगी और जिस चीज़ को समझाने में उसे दिक्कत हो रही थी वो चीज़ उसने बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से बच्चों को समझा दी। तो यही क्या कहलाता है, आलम्ब अधिगम कहलाता है, ठीक है। यानी सपोर्ट ले लिया उसने किसका, मल्टीमीडिया का, इंटरनेट का या वेब सेवाओं का उसने सपोर्ट ले लिया, किसने, टीचर ने, और उसके माध्यम से उसने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्निंग करवा दी। तो ये क्या कहलाता है, सपोर्ट लर्निंग कहलाता है, ठीक है। अब सपोर्ट लर्निंग हमने देखा था कि दो प्रकार से हो सकती है। तो पहला पॉइंट है इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग और दूसरा है मोबाइल लर्निंग। तो पहला वाला पॉइंट हम देखते हैं, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कंप्यूटर तकनीकी एवं दूरसंचार के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है। यानी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और ऑफलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब हम अपने मोबाइल में नेट पैक डालते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं तब हम ऑनलाइन रहते हैं। डेटा पैक समाप्त होने पर अथवा उसका उपयोग न करने पर हम ऑफलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन होना तो आपको पता है, लेकिन अब जब ऑनलाइन होते हुए हम पढ़ाई करते हैं किस पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, तो ये क्या कहलाता है, ऑनलाइन लर्निंग कहलाता है। लेकिन जब हम मोबाइल पर ही पढ़ाई कर रहे हैं या कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहे हैं और बिना डेटा के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, ऑफलाइन लर्निंग कहलाती है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है। इसके बाद आ जाता है मोबाइल लर्निंग। मोबाइल लर्निंग वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मोबाइल लर्निंग से तात्पर्य किसी भी ऐसे उपक्रम से है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को अपने व्यक्तिगत मोबाइल सेट पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग के बाद आप बात करते हैं मोबाइल लर्निंग की। तो मोबाइल लर्निंग में आपने देखा कि क्या होता है कि अपने पर्सनल मोबाइल पर हम सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। अब मोबाइल के अंदर भी चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन लिखा हुआ है इसका तात्पर्य किस चीज़ से है, कंप्यूटर से, मोबाइल से, और साथ ही साथ जो लैपटॉप है, जो टैबलेट है, उन सभी में ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग की जा सकती है। लेकिन मोबाइल लर्निंग केवल और केवल मोबाइल में की जा सकती है,
ठीक है। तो मोबाइल लर्निंग को ई लर्निंग का तत्कालिक वंशज या ई लर्निंग से उत्पन्न मानते हैं। यानी ई लर्निंग को हम देखते हैं ज़्यादातर ई लर्निंग कहाँ पर की जा रही है, मोबाइल से की जा रही है, इसीलिए इसको इसका एक नया वंशज मानते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मिश्रित अधिगम की, यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग की। जब ई लर्निंग के समकालिक या असमकालिक यानी एसिंक्रोनस उपागमों तथा परंपरागत शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग एक साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है तो इसे मिश्रित अधिगम लर्निंग कहा जाता है। क्या होता है मिश्रित यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग किसे कहते हैं? ब्लेंडेड का अर्थ होता है मिला देना। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसको और जो हमारे नए मेथड्स हैं उनको, उन दोनों को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया और फिर हमने लर्निंग कराई, तो वो लर्निंग क्या कहलाती है? ब्लेंडेड लर्निंग कहलाती है। ठीक, लिखा हुआ है जब ई लर्निंग के समकालिक या असमकालिक उपागमों तथा परंपरागत शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग एक साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है तो इस मिश्रित अधिगम यानी ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। ठीक है। यानी परंपरागत जो शिक्षण पद्धति है उसका प्रयोग किया और साथ ही साथ जो हमारी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस उपागम है उनका प्रयोग किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ठीक है। इस प्रारूप शैली को अपनाने में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों को इस प्रकार से नियोजित व क्रियान्वित किया जाता है जिसमें परंपरागत कक्षा शिक्षण तथा ई लर्निंग आधारित अनुदेशन में दोनों को ही उचित प्रतिनिधित्व मिल सके तथा शिक्षक व छात्र दोनों का ही लाभ शिक्षण अधिगम उठा सके। क्या हुआ कि दोनों का प्रयोग हम कर रहे हैं, किसका? पुरानी टेक्नोलॉजीज़ का, पुराने मेथड्स का और नए मेथड्स का। ठीक है। हम दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जब ज़रूरत पड़ी हमने प्रयोग किया किसका? टेक्नोलॉजी का, यानी कि जो नए मेथड्स हैं उनका, और जब ज़रूरत हमें पड़ी तो हमने परंपरागत रूप से यानी कि बच्चों को बोलकर समझा करके चीज़ें समझाना शुरू कर दिया। तो यही दोनों चीज़ें मिल जाती हैं जब, तो क्या कहलाती हैं? ब्लेंडेड लर्निंग कहलाती हैं। और इसके माध्यम से बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कराई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा फिज़िकली भी एक्टिव होता है और टेक्नोलॉजिकली भी एक्टिव होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये ब्लेंडेड लर्निंग होती है इसके प्रारूप भी देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से प्रारूप हैं? पहले है आमने सामने ड्राइव यानी फेस टू फेस ड्राइव। इस प्रारूप में शिक्षक डिजिटल उपकरणों की सहायता से शिक्षण कार्य संपन्न करता है, अर्थात वह इंटरनेट तथा कंप्यूटर की सहायता से अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है। क्या हुआ? जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं यानी शिक्षक सामने बैठा है कंप्यूटर के, आप भी कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। ठीक है। आप अपने घर में हैं, वो शिक्षक अपने घर में है, लेकिन दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हैं, यानी कि आप जो भी करेंगे वो शिक्षक देखेगा। अगर आप कुछ सही करते हैं तो शिक्षक उसके लिए अप्रिशिएट करेगा। तो क्या होता है कि इसमें क्या है, जो उसके अंग हैं वो भी फिजिकली भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आमने सामने हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? फेस टू फेस ड्राइव कहते हैं। और ये किसकी सहायता से किया जा रहा है? कंप्यूटर की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा नियमित अपवर्तन, रोटेशन। इस प्रारूप में छात्र क्रमशः कुछ पाठ ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से तथा कुछ पाठ परंपरागत फेस टू फेस माध्यम से पढ़ते हैं। इसका स्वरूप पूर्ण निर्धारित होता है। क्या होता है? कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ दिनों के लिए क्लास में जाना होता है, बाकी टाइम आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल जाती हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या होता है कि हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस टीचर डायरेक्ट ले रहा हो, या फिर क्या होता है कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आपकी कराई जा रही हो। ठीक है। अगला है हमारा फ्लैक्स। इस प्रारूप में पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग ऑनलाइन या कंप्यूटर आधारित माध्यमों से पढ़ाया जाता है। छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन सभी अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, किंतु शिक्षक हमेशा छात्रों को दिशा निर्देश देने तथा परामर्श के लिए उपलब्ध रहते हैं। जो फ्लेक्स मेथड है यानी ये सभी ब्लेंडेड लर्निंग का हिस्सा हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। यानी कि जो फ्लेक्स मेथड है उसमें क्या होता है कि जितनी भी टीचिंग लर्निंग है वो सभी ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी। ठीक है। लेकिन शिक्षक हर समय मौजूद रहता है आपके सामने, मतलब सामने नहीं, आपके साथ में रहता है कि जब भी आपको ज़रूरत है आप टीचर को फ़ोन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपकी टीचिंग कैसे चल रही है, आपकी लर्निंग कैसे चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत होती है आप मुझे मैसेज कर देते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूँ। तो ये क्या हो गई? फ्लैक्स लर्निंग हो जाती है। ठीक है। अगला है हमारा प्रयोगशालाएं यानी कि लैब्स। इस प्रारूप में अध्ययन सामग्री को ऑनलाइन छात्रों के पास भेजा जाता है, किंतु छात्र परंपरागत रूप से कक्षा में अध्ययन भी कर सकते हैं। इसमें छात्रों को दोनों प्रकार की सुविधा रहती है, चाहे वे डिजिटल माध्यम से पढ़ें अथवा कक्षा कक्ष।
इसमें हमने क्या देखा कि प्रयोगशालाएं यानी लैब के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं, इन्हें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और ऑफलाइन भी जाकर के क्लास में पढ़ सकते हो। यानी ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर प्रयोगशालाओं में क्या होता है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पद्धति से पढ़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप पढ़ सकते हो। अगला है आत्म मिश्रण यानी कि सेल्फ ब्लेंड। इस प्रारूप में छात्र स्वयं निर्धारित करते हैं कि वे कक्ष में अध्ययन करेंगे या ऑनलाइन डिजिटल स्वरूप से। ठीक है, आत्म सेल्फ ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, इसमें बच्चा स्वयं डिसाइड करेगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ ब्लेंड कहते हैं। अगला आ जाता है हमारा ऑनलाइन ड्राइव। इस प्रारूप में छात्र संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन पूरा करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शिक्षक द्वारा सहायता दी जाती है, अन्यथा वे पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करते हैं। क्या होता है ऑनलाइन ड्राइव में, मोस्टली क्या होता है कि पूरा कोर्स जो होता है वो ऑनलाइन तरीके से ही कराया जाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है कि शिक्षक भी मौजूद होता है, शिक्षक भी सहायता प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा मिश्रित अधिगम प्रणाली के लाभ और महत्व यानी इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग का एडवांटेज क्या है, पहला पॉइंट है हमारा मिश्रित अधिगम प्रणाली परंपरागत शिक्षण की अपेक्षा अधिक पसंद की जा रही है, क्योंकि ये छात्र केंद्रित है। इसमें छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्या होता है कि आजकल ये प्रणाली बहुत ज़्यादा चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि ये एक तो पहली चीज़ कि ये छात्र केंद्रित है, दूसरी चीज़ कि इसमें टीचर का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जब बच्चे क्लास में जाते हैं तो बच्चे महसूस करते हैं कि जो टीचर है वो उन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। इसीलिए ये चीज़ जो है बच्चों के बीच में ज़्यादा प्रचलित है। अगला पॉइंट है हमारा, इस अधिगम में शिक्षक केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध रहते हैं जिन्हें व्यक्तिगत सहायता की अधिक आवश्यकता होती है। अन्य छात्र स्वयं ही ऑनलाइन प्रणाली द्वारा सीख लेते हैं, अतः शिक्षक का भार भी कम हो जाता है। यानी क्या हुआ कि केवल जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है टीचर उनको समझाते हैं, बाकी सभी अपने आप उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यह प्रणाली छात्रों के स्वतंत्र अधिगम पर बल देती है, जिससे छात्र अधिक संतोषपूर्ण तथा सफलतापूर्व पाठ्यक्रम को पूरा करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चे स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से वो अपना अधिगम करते हैं, जिससे छात्र क्या होता है संतोषपूर्ण और सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को भी पूरा कर लेते हैं और साथ ही साथ लर्निंग को क्या करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। अगला पॉइंट है, छात्र स्वयं का मूल्यांकन कर आगे बढ़ते हैं तथा स्वप्रेरित होते हैं। यानी क्या होता है बच्चे जो होते हैं अपना मूल्यांकन भी स्वयं कर लेते हैं। कैसे, उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी, उसका क्या हुआ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो रही है या ब्लेंडेड लर्निंग हो रही है, तो उनको क्वेश्चंस मिले, उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसके बाद उन्हें पता चल गया कि हाँ कहाँ गलती हो रही है और कहाँ पर सही जा रहा है, तो वो सेल्फ लर्निंग भी कर लेते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड भी हो जाते हैं और अपना मूल्यांकन भी सेल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्लेंडेड लर्निंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आज के समय में इसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस पूरी मैराथन का आपको पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने कंप्यूटर में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ ये मैराथन देख लेंगे, पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जल्द ही। अगर ये दोनों पार्ट्स आप देख लेते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।